आज की इस वीडियो में हम आपको अपवर्तनांक और स्पेक्ट्रम के बारे में बताएंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम हमने अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि अपवर्तनांक कहते किसे है। देखिए, अपवर्तनांक कैसे निकाला जाता है, कहाँ पर समानुपाती नियतांक था, कैसे जो है समानुपाती नियतांक कहा गया, तो हमारे पिछले वीडियो को आप देखेंगे तो वहाँ पर समझ जाएंगे कि साइन आई बटे साइन आर बराबर जो है एन, यानी एन को यहाँ पर समानुपातिक नियतांक बताया गया है और यही समानुपाती नियतांक को यहाँ पर अपवर्तनांक कहा जाता है। तो अपवर्तनांक को समझने के लिए हम लोग जो ऐसे समझें कि भिन्न भिन्न पदार्थ है, तो भिन्न भिन्न पदार्थों में जो वायु का वेग है वह भिन्न भिन्न होगा। तो जब भिन्न भिन्न वायु का वेग होगा तो वहाँ पर जो अपवर्तन होगा वह भी भिन्न भिन्न होगा। तो अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि विभिन्न पदार्थों में जो प्रकाश का वेग होगा वह भिन्न है, तो उसका अपवर्तनांक भी भिन्न होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि अपवर्तनांक कहते किसे हैं, यानी अपवर्तनांक की परिभाषा क्या होगी। तो देखिए, अपवर्तनांक की परिभाषा को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि निर्वात में यानी शून्य में, निर्वात यानी शून्य में प्रकाश का वेग, यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शून्य है या निर्वात है उसमें प्रकाश का वेग और दिए गए माध्यम है उस माध्यम में प्रकाश का वेग का जो हम अनुपात निकाल देते हैं उसी अनुपात को क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। अब इस अपवर्तनांक को हम लोग दो उदाहरणों से समझ लेते हैं कि कांच का अपवर्तनांक कितना होगा और उसके बाद जल का अपवर्तनांक कितना होगा। यानी कांच का अपवर्तनांक हम कैसे ज्ञात करेंगे और जल का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करेंगे, ये दो उदाहरणों से हम समझ लेते हैं। तो देखिए, कांच का अपवर्तनांक एक सूत्र के माध्यम से, तो कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु यानी शून्य में प्रकाश का वेग। यानी कांच का अपवर्तनांक निकालने के लिए हम लोग एक सूत्र का सहारा लेते हैं। तो आपको सूत्र में क्या बताया गया है, वायु या शून्य में प्रकाश का वेग बटे होता है कांच में प्रकाश का वेग। तो ये एक सूत्र लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हमें याद रखनी है कि वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो देखिए, वायु में प्रकाश का वेग यहाँ पर हम लिखे हैं, तो वायु में प्रकाश का वेग हमने किलोमीटर प्रति सेकंड में लिखे हैं। तो यहाँ पर दिया है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी वायु में प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड और कांच में प्रकाश का वेग कितना होगा, 1,80,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो अब यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं कि 0 से 0 को कट कर लेते हैं, यानी यहाँ 3 0 है तो 3 0 से कट किए और यहाँ पे 1 0 और इसे कट कर लिए। तो आप करेंगे क्या कि 30/18 को आप डिवाइड कर देंगे, यानी भागफल दे देंगे और जब यहाँ पर आप भाग देंगे तो भाग देने पर ये आएगा 1.66 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो यही कहा जाएगा कांच का अपवर्तनांक, यानी कांच का अपवर्तनांक यहाँ पर निकाला गया तो 1.66 किलोमीटर प्रति सेकेंड हुआ। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे जल का अपवर्तनांक। तो जल के अपवर्तनांक को निकालने के लिए एक सूत्र का सहारा लेंगे। तो सूत्र है वायु यानी शून्य में प्रकाश का वेग बटे जल में प्रकाश का वेग। ठीक है, तो शून्य में प्रकाश का वेग कितना होगा, वही 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड और जल में प्रकाश का वेग 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। वही चीज़ है, हम यहाँ पर जो है डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर हम लोग पाएंगे कि 1.33 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब डिवाइड यहाँ पर आप कर सकते हैं 300/225। अब यहाँ पर आप डिवाइड कर लेंगे तो 1.33 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए, यहाँ पर हमने पहले की वीडियो में बताया है कि निर्वात में यानी वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो वहां पर मैंने जो है मीटर में बताया है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यहाँ पर क्या है, किलोमीटर में बताए हैं।
तो अभी मैंने आपको अपवर्तनांक का परिभाषा और उदाहरणों के द्वारा कि कैसे अपवर्तनांक निकाला जाता है। अब कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ पदार्थों में अपवर्तनांक ज्ञात किया गया है। अब उन अपवर्तनांक को हम बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित पदार्थ हैं, जैसे वायु। तो वायु में कह सकते हैं अपवर्तनांक कितना होता है, यानी वायु का अपवर्तनांक 1.0003, यानी 1.003 ये वायु का अपवर्तनांक होता है। उसके बाद जल का अपवर्तनांक 1.33, किसमें यूनिट करेंगे हम लोग, किलोमीटर प्रति सेकंड में, यानी किलोमीटर प्रति सेकंड में इनकी यूनिट हो जाएगी। एक बार फिर बताते हैं, वायु का अपवर्तनांक 1.0003, जल का 1.33, तारपीन का तेल 1.47, कैरोसिन का होगा 1.44 और एल्कोहल का होगा 1.36 और कांच यानी क्राउन 1.52 और हीरा का होगा 2.42। यानी यहाँ पर देखेंगे तारपीन का तेल 1.47 और कैरोसिन का 1.44, हमको याद रखना पड़ेगा अच्छे से। तो ये विभिन्न पदार्थों का अपवर्तनांक ऑलरेडी यहाँ पर निकाल कर बताया गया है और एक उदाहरण द्वारा भी आप समझ लिए और अपवर्तनांक का परिभाषा क्या था उसे समझ लिए। अब हम आपको बताएंगे कि स्पेक्ट्रम यानी वर्णक्रम किसे कहते हैं। देखिए स्पेक्ट्रम यानी वर्णक्रम, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे एक उदाहरण समझते हैं कि दिन के समय जो आकाश होता है वह नीला क्यों दिखाई देता है और रात के समय आकाश क्यों काला दिखाई देता है। तो दिन के समय आकाश का नीला दिखाई देना कारण क्या है, स्पेक्ट्रम के कारण माना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्पेक्ट्रम है क्या, स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि निर्वात में विभिन्न रंगों के प्रकाश का जो वेग होता है एक समान होता है। फिर एक बार बता रहे हैं कि निर्वात में विभिन्न रंगों के प्रकाश का वेग एक समान होता है। वायु में भी इन सब का वेग लगभग एक समान होगा। अगर वायु में देखा जाए तो ये जो रंगों के प्रकाश का वेग है यानी विभिन्न रंगों के प्रकाश का वेग है वो क्या होगा, एक समान होगा। परंतु अगर देखा जाए कांच और दूसरे पदार्थों में, अगर कांच हो और कांच के अलावा दूसरे पदार्थ हो तो उनमें क्या कहेंगे कि भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश का वेग भी भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि निर्वात में विभिन्न रंगों के प्रकाश का वेग एक समान हो गया, वायु में भी इन सब का वेग यानी विभिन्न रंगों के प्रकाश का वेग भी एक समान होगा, लेकिन कांच और दूसरे पदार्थों में भिन्न भिन्न रंगों के पदार्थ यानी भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश का जो वेग होगा वो भिन्न भिन्न होता है। आगे हम लोग देखेंगे अतः, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अतः झुककर गुजरते समय सफेद प्रकाश सातों रंग भिन्न भिन्न मात्रा में झुकते हैं जिससे वे अलग हो जाते हैं। यानी जब हम लोग जो श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म पर यानी डालते हैं तो उस प्रिज्म पर हमें झुकते हुए प्रकाश की किरणें दिखाई देती हैं। ध्यान रखिएगा कि जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश को डाला जाता है तो वह प्रिज्म से यानी प्रिज्म से उत्सर्जित होकर किसी पर्दे पर जब पड़ती हैं तो उनमें झुकने का क्रम होता है और वह झुकने के क्रम से ही इनका नाम यहाँ पर रखा गया है। ध्यान रखिएगा, झुकने के क्रम से इनका नाम है, पहले क्या है लाल, दूसरा है नारंगी, तीसरा है पीला, फिर उसके बाद हरा, नीला, बैंगनी और जामुनी, यानी यही इनका सबसे क्रम है झुकने के तौर पर। ठीक है, अगर बात करें जो है झुकने के तौर पर तो यहाँ पर हम पाएंगे कि लाल रंग सबसे कम झुकता है। देखिए लाल रंग जो होता है सबसे कम झुकता है, जबकि बैगनी कलर जो होता है सबसे ज़्यादा झुकता है। तो अब यहाँ पर हमको स्पेक्ट्रम यानी वर्णक्रम का परिभाषा निकालना होगा कि वर्णक्रम का परिभाषा हो सकता है। तो देखिए वर्णक्रम का परिभाषा है प्रत्येक रंग की किरणें कुछ कुछ भिन्न भिन्न मार्ग पर गति करती हैं। यानी यहाँ पर देखना है कि प्रत्येक रंग की जो किरणें होती हैं, यहाँ पर दिखाई दिया है कि प्रत्येक रंग की जो किरणें होती हैं कुछ कुछ भिन्न मार्ग पर गति करती हैं और अलग से दिखाई देने लगती हैं। इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं।
यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कलर का जो वेग है या कलर की गति है, एक बार फिर परिभाषा बताते हैं कि प्रत्येक रंग की किरणें, देखिए प्रत्येक रंग की किरणें कुछ कुछ भिन्न मार्ग पर, यानी क्या है, कुछ कुछ भिन्न मार्ग पर गति करती हैं। यानी इनका मार्ग क्या है, थोड़ा सा झुकाव से गति करती हैं और गति करते हुए यह दिखाई देती हैं, और इसी को क्या नाम देंगे हम लोग, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक ना। तो अब इसी स्पेक्ट्रम के द्वारा हम लोग किसी भी वस्तुओं को देख सकते हैं कि वह वस्तु किस कलर की होती है। तो अभी मैंने अपने इस वीडियो में अपवर्तनांक और स्पेक्ट्रम के बारे में बताए। अगले वीडियो में हम आपको मानव नेत्र यानी आँख की संरचना क्या है इसके बारे में बताएंगे। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।